नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। यहाँ पर बात करने वाले हैं महिला परीक्षक भर्ती का 31वां वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे महिला एवं बच्चों के कानूनी प्रावधान से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ जैसे कि अधिनियम है या धारा है या कोई भी अगर जो कृत्य करता है उनके खिलाफ जो कौन सा कार्रवाई होता है, वो सभी के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि जैसे कि एक होता है क्या है, सामान्य क्वेश्चन है, लेकिन मैं अतिरिक्त फैक्ट के साथ उसके पूरा डिटेल को लाने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप जो है पूरा शुरू से अंतिम तक जरूर देखना। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? सही जवाब आ जाएगा 12 जून को। ठीक है, प्रति वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया भी था। ठीक है, 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे रहते हैं उसे किसी भी प्रकार के कार्य नहीं कराना है। और ये कौन सा है, जैसे कि कोई जोखिम भरा काम हो या बहुत ज़्यादा जो हार्ड वर्क रहता है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब मान लीजिए कोई 14 वर्ष से छोटे बच्चे हैं और अपने घर के अपने पिताजी अपने घर के जो फैक्ट्री रहता है, काम करता है, खेतों में जाता है या होटल में बैठता है या कुछ भी काम करता है, तो ये जो नियम है बाल श्रमिक अधिनियम, ये इसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि वो अपना है, खुद के लिए है, तो ऐसा इस नियम में लागू नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। बलात्संग की पीड़िता का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? अब यहाँ पर क्या लिखा है? बलात्संग। ठीक है, अब मान लीजिए किसी महिला के साथ ये सब चीज हुआ है, लेकिन वो जो है गुप्त रूप से रहता है, हालांकि उस अपराधी को दंड जरूर मिलता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके परिचय को उजागर करता है, यानी कि फैलाता है, प्रकटन करता है, तो ये भी एक भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा, कौन से धारा के अंतर्गत इसे दंडनीय अपराध माना गया है? ये रहेगा धारा 376 का रहेगा। ठीक है, या धारा 376 ए भी इसे कह सकते हैं। अगला है, आईपीसी की निम्न में से कौन सी धारा बालकों से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट है। आईपीसी की कौन सी एक धारा है जो कि बालकों से संबंधित है? ये रहेगा धारा 326 ए रहेगा। अब इसमें क्या बात बोला गया है, मैंने अतिरिक्त फैक्ट भी लिख दिया है कि जानबूझकर किया गया अपराध। मान लो जाए किसी बच्चे को ये पता है कि मैं इस इंसान को अगर मारूंगा तो ये मर भी सकता है, या डंडे से मारूंगा, सर को मारूंगा तो मर जाएगा। अगर ये जानबूझ के करता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तब फिर वो अपराध की गिनती में आता है। तो इसी के लिए बालकों के लिए एक प्रावधान रखा गया है कि धारा 326 ए के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला है पीसीएनडीटी, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा है? पीसीएनडीटी है ना, एक्ट का पूरा नाम है। अब यहाँ पर जो हिंदी नाम है उसी को बताना है। सही जवाब क्या जाएगा? सी आंसर सही रहेगा। यानी कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, यानी कि लिंग निर्धारण है। आप कभी भी हॉस्पिटल में जाकर देखना, कोई भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसमें लिखा रहता है कि यहाँ पर बच्चे के जन्म से पूर्व स्त्री है यानी कि लड़की है कि लड़का है, इसका जांच नहीं किया जाता है। हालांकि ये जो भी माध्यम से होता है, सोनोग्राफी के माध्यम से जो भी रहता है, तो ये क्या है? एक दंडनीय अपराध है। अगर इस एक्ट के तहत, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 1994 के अधिनियम में भ्रूण हत्या और भारत में गिरते हुए लिंगानुपात है। मैंने बताया था आपको लिंगानुपात किस आधार पर निर्धारित किए जाते हैं कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, इसी को कहा जाता है लिंगानुपात, है ना। तो गिरते हुए लिंगानुपात को देखते हुए भारत की संसद ने इस अधिनियम को पारित किया है कि अगर कोई बच्चे के जन्म से पहले इसका लिंग का परीक्षण कराता है तो ये जो है गलत है। अगला है, महिला आयोग जन सुनवाई में किन समस्या और शिकायतों का समाधान प्रस्तुत करता है? तो ये रहेगा उपरोक्त सभी। यानी कि क्या बोला गया है? महिला आयोग जो अपनी जन सुनवाई है उसमें दहेज उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा के मामले है, यौन शोषण के मामले है, इस सभी के बारे में यहाँ पर शिकायतों का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। अगला है, घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत
निम्न में से कौन सी धारा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जैसे कि 4 धारा दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि जो धारा और उनसे संबंधित जो तथ्य दिया गया है, वह कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा धारा 20 रहेगा, यानी कि डी आंसर सही रहेगा, जो कि सुमेलित नहीं है। तो फिर जैसे कि धारा 3 में क्या लिखा है, घरेलू हिंसा के बारे में दिया गया है। धारा 8 में क्या है, संरक्षण अधिकार है। धारा 14 में क्या है, सेवादाता से परामर्श लेना है। लेकिन धारा 20 में ऐसा नहीं है, क्योंकि धारा 20 का अर्थ क्या रहता है, इसमें पीड़िता या उसके संतान को घरेलू हिंसा के बाद किए गए खर्च या हानि की पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है। यानी कि मैंने आपको पढ़ाया भी था थ्योरी में, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मान लो जो है कोई अपराध कर दिए, जो दोषी है उनसे क्या करेगा, दंड लिया जाएगा, और उस दंड का जो पैसा है उसे उस जो बालक है, उनके परिवार है, उनको दिया जाता है भरण पोषण के लिए। यही इसका प्रावधान है, ठीक है। और इसको लागू कब किया गया था, 26 अक्टूबर 2006। दोस्तों मैंने आपको जो थ्योरी में पढ़ाया ना, उन लोगों को बहुत समझ आ जाएगा यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो। 7वां प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय और धाराएं हैं। इसका जो आंसर रहेगा 10 धाराएं व 112 10 अध्याय व 112 धाराएं हैं इसमें। किसमें है, किशोर न्याय बालकों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम 2015 का। अगला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष है। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है। सही जवाब आ जाएगा प्रियंक कानूनगो रहेगा। प्रियंक कानूनगो इसका आंसर सही रहेगा। और ये जो है इनकी स्थापना है, यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण की स्थापना मार्च 2007 में किया गया है। अगला है, किसी भी स्त्री के इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है। मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाया था उसमें क्या है, अश्लील साहित्य के साथ साथ अश्लील वीडियो भी है। अगर ऐसा होता है तो इनके लिए जो है धारा 354A के तहत कानूनी प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास है और साथ ही लगभग 5 या 10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी इसमें प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये धारा वाला प्रश्न है ना, कुछ चीज़ों को आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये समझने वाला बात नहीं है, थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा क्योंकि कितना धारा है और इनका अध्याय कितना है, इस धारा में कौन सी बात कही गई है, तो ये सभी को आपको रटना भी पड़ेगा, ठीक है। अगला है वर्ष 2001, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना क्योंकि 2021 हो गए हैं, प्रिंट मिस्टेक। तो यहाँ पर सुधार लेना, क्या आ जाएगा 2001 रहेगा, ठीक है। क्या बोला गया है कि वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था। तो कौन से वर्ष से घोषित किया गया था 2001 को, ये रहेगा महिला सशक्तिकरण वर्ष रहेगा, ठीक है। महिला सशक्तिकरण वर्ष जो है भारत सरकार की तरफ से घोषित वर्ष है। हालांकि एक और था 1975 का, तो ये 1975 है, वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से किया गया था। जैसे कि एक होता क्या है, अभी जैसे कि 2023 क्या चल रहा है, इसे किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो ये रहेगा मिलेट वर्ष, ठीक है। मिलेट वर्ष मतलब क्या होता है, जो मोटे अनाज का रहता है फसल, उसकी मतलब उसके लिए यहाँ सत्र जो है घोषित किया गया। जैसे कि क्या है, कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा है, ये जितने भी मोटे अनाज है ना, तो इसीलिए घोषित किया गया है। जिस तरीके से 2001 को घोषित किया गया था महिला सशक्तिकरण वर्ष का, उसी तरीका से 2023 को भी घोषित किया गया है मोटे अनाज वर्ष के रूप में। अगला है, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई। तो देखो प्रश्न को समझते पढ़ना है, क्या बोला गया है। एक तो यहाँ पर आंसर क्या पड़ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुरुआत है वहाँ 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है कितने जिलों को शामिल किया गया, ये जो प्रारंभ में है तो 100 जिलों को शामिल किया गया था, ये आंसर सही रहेगा। तो इसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है, एक जिला शामिल था, कौन से है, रायगढ़। रायगढ़ को शामिल किया गया था, ठीक है। और जब पुनः 61 जिलों का इसमें प्लस किया गया, यानी कि 161 जिले हो गए, तो उसमें बीजापुर को भी शामिल किया गया था। अगला है, महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण से संबंधित योजना है। तो कौन से संबंधित योजना है आपको बताना है, स्वयं सिद्ध योजना। स्वयं सिद्ध योजना इसका आंसर रहेगा, जो कि महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के संबंधित है। और ये जो योजना है वह केंद्र सरकार की योजना है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 2000 और 2001 के मध्य प्रारंभ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कानूनी सशक्तिकरण में समन्वित योजना है। अगला है, भारत में किशोर न्याय यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ है। तो कब लागू हुआ है, ये रहेगा 15 जनवरी 2016। 15 जनवरी 2016 को यहाँ लागू हुआ है।
अगला है शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। तो देखो जो शारदा एक्ट आया था, हालांकि नाम परिवर्तित है, तो उसमें जो है बालिकाओं के लिए न्यूनतम विवाह के लिए उम्र क्या रखा गया था, 14 वर्ष है। मैंने यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी भी लिख दिया है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ, जिसमें लड़कियों के लिए 14 वर्ष है और लड़कों के लिए 18 वर्षों का समय रखा गया था। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 को यहाँ पारित हुआ था। इस अधिनियम की जो शुरुआत है और इस अधिनियम की जो पारित तिथि है वहाँ 18 मई 1955 को किया गया है। और इस अधिनियम में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। जैसे कि क्या होता है, मनुष्यों का जो है 16 संस्कार माना जाता है, ठीक है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार है। जैसे कि एक है जन्म के समय लेते हैं, एक विवाह का है, उसी तरीके से 16 संस्कार है। तो इसमें से एक क्या है, पवित्र संस्कार, जो कि विवाह का है। इस अधिनियम में स्त्री या पुरुष दोनों ही तलाक के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। अगला है गर्भपात के दौरान महिला की मृत्यु हो जाती है तो किस धारा के तहत कार्यवाही की जाती है। तो एक ही बताना है कि जैसे कि गर्भपात करा रहे कोई महिला, ठीक है, और उस दरमियान में उस महिला की अगर मृत्यु हो जाती है तो यहाँ किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। ये रहेगा धारा 314। धारा 314 के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो कोई भी बच्चे के साथ एक महिला के गर्भपात का कारण बनता है, कोई ऐसा कार्य करता है जो ऐसी महिला की मृत्यु का कारण बनता है, तो दोनों में से किसी भी विवरण में कारावास से दंडित किया जाएगा, जो कि कितने हैं, 10 साल है प्लस जुर्माना भी है। अगला है घरेलू हिंसा अधिनियम का संबंध है। तो इनका संबंध क्या है, मैंने आपको बताया था, आपको पढ़ाया भी था। ये रहेगा 2005 का, ठीक है। ये जो है ये अधिनियम 2005 में आया था। अगला है महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई। तो कब की गई राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, इसका जो आंसर रहेगा 1992। इसका आंसर सही रहेगा। यहाँ पर देखते हैं 31 जनवरी 1992 को गठित एक संवैधानिक निकाय है और इनके जो प्रथम अध्यक्ष हुए थे यहाँ जयंती पटनायक हैं। कौन है, जयंती पटनायक हुए। और वर्तमान में अभी कौन है, रेखा शर्मा है, जो कि 9वें क्रम का है। अगला है निर्भया अधिनियम कब लागू किया गया। देखो ये चीज़ को मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, आप लोग इसे जरूर सुनना, ठीक है। क्या बोला गया है, मतलब अधिनियम किस बेस पे बनता है, इस चीज़ को थोड़ा सा बताऊंगा, आप समझ जाना। क्या बोला गया है कि जो निर्भया अधिनियम कब लागू किए गए हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा 2012 रहेगा। देखो आप सभी को पता है कि दिल्ली में जो क्या हुआ था कि निर्भया कांड हुआ था, ठीक है। एक जो नाबालिग लड़का है उन्होंने रेप कर दिया था, यानी कि उसको जो फेंक दिया था, ठीक है। तो इसके लिए एक कानून लाया गया। जैसे कि होता क्या है, हमारे संविधान है, ठीक है। तो संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। कितने अनुसूचियां हैं, इसमें 12 अनुसूचियां हैं। और कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। तो ये जो है मूल रूप से है। लेकिन 395 अनुच्छेद है क्या, नहीं, उसके अंतर्गत आज की डेट में और कितनों से मतलब सैकड़ों और अनुच्छेद उसमें बन गए हैं। तो उसी तरीका से ये, ठीक है, जो जैसे कि कोई है, कोई रेप कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक कानून बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है रेपिस्ट कौन हो गए, नाबालिग लड़का। अब इसके लिए कानून का प्रावधान नहीं है, तो फिर क्या किया गया, इसके लिए जो है एक समिति का गठन किया गया। फिर उसमें जो कानून बनाया गया कि नहीं, जो 18 वर्ष से कम है, यानी कि जो 16 वर्ष है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 182 और 181 में बदलाव के अलावा 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हो गया था, जिसके तहत प्रावधान किया गया कि 16 साल या इससे अधिक उम्र के किशोरों को जघन्य अपराध करने पर एक वयस्क मानकर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। देखो ये जब अधिनियम बनाया गया ना, ये जब नियम है, तो उस समय क्या था, वो जो लड़का था वहाँ 18 वर्ष से कम था, यानी कि अवयस्क था, ठीक है। अब जैसे कि नियम बनाया गया ना, तो ये जो नियम है, जो नया बनाया गया है, ये इसी लड़के पर लागू नहीं होगा। ये जो है नियम बनाने का एक तरीका है, ठीक है। ये इस लड़के पर लागू नहीं होगा। जब भी और ऐसी कोई घटना होता है तो उस व्यक्ति पर लागू होगा कि अब ऐसा अगर जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए 18 साल नहीं 16 साल अगर उम्र है, उसे वयस्क मानकर उसमें उसके जो है जो सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। तो यही है कि जो नियम है वहाँ स्वयं उसी व्यक्ति पर नहीं होता जिसकी वजह से यहाँ नियम बना है।
हालाँकि इसके लिए जो अलग प्रावधान किया गया था, लेकिन जब और होगा तो फिर यहाँ एक नया नियम के आधार पर उस पर लागू होगा। इस आधार पे रखा गया है, ठीक है? अगला है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करते हैं? राज्य एवं बाल विकास मंत्री करता है। ये जो राज्य के महिला एवं राज्य बाल विकास मंत्री रहते हैं, वही करता है। अगला है, दहेज लेना व देना अपराध है, किस धारा के अंतर्गत आता है? अब यहाँ पर क्या बोला गया है? दहेज लेना भी है और दहेज लेना भी है। तो ऐसे मामले जब होता है तो वह किस धारा के अंतर्गत आता है? ये रहेगा धारा 3। मैंने आपको जो बताया था शुरू में, जो पढ़ाया था दहेज के बारे में, उसमें आप पढ़ना। इसमें कुल जो 13 धारा है, मैंने 13 धारा के बारे में बताया है, ठीक है? और इसके लिए जो है 5 वर्ष का कारावास है और 15,000 का जुर्माना है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि दूल्हा जो है सीधे तौर पर नहीं माँगता है, किसी और तरीके से माँगते हैं, तो इसके लिए जो है 2 वर्ष का कारावास है और 10,000 रुपये जुर्माना है। अगला है, बाल श्रम को रोकने के लिए राज्यों को निर्देश किस अनुच्छेद में हैं? अगर कोई राज्य में बाल श्रम हो रहा है, तो इनको रोकने के लिए राज्यों को कौन-सा अनुच्छेद के अंतर्गत निर्देश दिया गया है? ये रहेगा अनुच्छेद 39 ई के तहत है। बी आंसर सही रहेगा। अगला है, दुष्कर्मों के लिए दुष्कर्म के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है। तो कोई भी अगर दुष्कर्म काम करता है, तो उनके लिए जो फांसी का प्रावधान है, वहाँ कौन-सा राज्य पहला है जो कि किया गया है? मध्य प्रदेश इसका आंसर सही रहेगा। अगला है, निम्न जोड़ों में से कौन-सा सही नहीं है? तो कौन-सा सही नहीं है आपको बताना है निम्न जोड़ों में से। ये रहेगा तीसरा रहेगा, यानी कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जो कि 1976, ये सही नहीं है। और बाकी जैसे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 सही है, सती निवारण अधिनियम 1987 ये भी सही है, और एक है महिलाओं का अशिष्ट रूपण निषेध प्रतिषेध अधिनियम 1986 ये भी सही है। अगला है 25वां नंबर का प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगस्त 2019 को 3 तलाक प्रथा को निरस्त करते हुए इसे असंवैधानिक व गैर कानूनी करार कर दिया। यह फैसला देने वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ के मुखिया कौन थे? अब देखो, सभी को पता है कि अगस्त 2019 में क्या आया था कि 3 तलाक प्रथा का के खिलाफ एक कानून बना था, यानी कि जो मुस्लिम समाज है उसमें चलता है, तो इनको जो है कानून ने असंवैधानिक करार दिया है। ठीक है, असंवैधानिक करार दिया है। यानी कि होता क्या था कि मोबाइल के माध्यम से है, कोई लेटर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या डायरेक्ट जाकर कोई भी स्त्री को उनके जो अपनी पत्नी है उसे तलाक, तलाक, तलाक ये 3 बार बोल दिए तो तलाक हो गया। तो ये जो है कानूनी रूप से असंवैधानिक करार दिया गया है, जिसके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 5 जजों की एक टीम बनाई थी, ठीक है? तो उनके अध्यक्षक कौन थे, यानी कि उनके मुखिया कौन थे? इसका जो जवाब रहेगा जगदीश चंद्र खेहर रहेगा, या इसे जो है जेएस खेहर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 सदस्यीय टीम में कौन-कौन थे। इसका जो आंसर रहेगा, जैसे कि चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस आरएफ नरीमन हैं, जस्टिस यूयू ललित हैं और जस्टिस अब्दुल नजीर हैं। अगला है, दोस्तों यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ में सुचिता योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है सुचिता योजना? ऑप्शन है, सैनिटरी नैपकिन से है, बहुउद्देशीय शिक्षा से है, या स्वास्थ्य संबंधी से है, या कोविड से अनाथ बच्चों की देखरेख से है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।